जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने 30 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, सभी प्रश्नों को याद करना है। निश्चित इनमें से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 17 मुख्यतः किससे संबंधित है। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 17 मुख्यतः किससे संबंधित है। हम ताबड़तोड़ रिवीजन करने वाले हैं। तो ऑप्शन है नोट निर्गमन, आरबीआई के कार्य, सरकार को निर्देश या फिर एमपीसी का गठन। तो बताएंगे कि आरबीआई एक्ट 1934 की धारा मुख्यतः किससे संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये आरबीआई के कार्य से संबंधित है। किससे? तो आरबीआई एक्ट 1934 की धारा मुख्यतः किससे संबंधित है? याद रखेंगे ये आरबीआई कार्य से संबंधित है। किससे? तो राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई का कार्य। दूसरा प्रश्न है, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के अंतर्गत कुल 115 करोड़ में से विदेशी प्रतिभूतियों का न्यूनतम मूल्य कितना होना चाहिए। कई बार पूछा गया है 30 करोड़, 50 करोड़, 75 करोड़ या फिर 85 करोड़। तो न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के अंतर्गत कुल 115 करोड़ में से विदेशी प्रतिभूतियों का न्यूनतम मूल्य कितना होना चाहिए। तो याद रखेंगे जो न्यूनतम मूल्य होना चाहिए ये 30 करोड़ हो जाएगा। 115 में कितना होगा? तो 30 करोड़ होगा। याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला है, यदि आरबीआई ओएमओ में सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तरलता बढ़ेगी, तरलता घटेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी या फिर सीआरआर घटेगा। तो बताना है आपको कि यदि आरबीआई ओएमओ में सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है तो क्या प्रभाव होगा। क्या प्रभाव होगा? तो याद रखेंगे तरलता घटेगी। क्या होगा? तो तरलता घटेगी, जरूर याद रखेंगे। अधिनियम संशोधन से जुड़ा है। आपको पूछा गया है कौन सा अधिनियम है जो संशोधन से जुड़ा। ये प्रश्न थोड़ा कट गया है, आपको पता है। आपको याद करना है प्रश्न क्या है। तो स्टैंडिंग डिपोजिट फैसिलिटी क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग डिपोजिट फैसिलिटी, जिसको आप कहेंगे एसडीएफ, किस अधिनियम से जुड़ा है। क्या? तो एसडीएफ क्या हो जाएगा? तो एसडीएफ किस जो है अधिनियम से जुड़ा, यानी कि स्टैंडिंग डिपोजिट फैसिलिटी। तो बताना है क्या हो जाएगा। तो एसडीएफ किस अधिनियम से जुड़ा है। सही उत्तर हो जाएगा 2022। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा 2022। कई बार प्रश्न पूछा गया है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स वेस्ट लेंडिंग रेट एमसीएलआर किससे संबंधित है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी वीडियो छोड़ करके भाग जाएंगे, उनको लगेगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा। याद रखेंगे इसी प्रकार का प्रश्न बनेगा और आपको सही करना होगा, इसलिए पूरा कंसंट्रेशन बना करके रखना है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स वेस्ट लैंडिंग रेट एमसीएलआर किससे संबंधित है। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड वेस्ट लैंडिंग रेट, जिसको आप कहेंगे एमसीएलआर, ये किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है बैंकों की न्यूनतम उधार दर से। किससे? तो बैंकों की न्यूनतम उधार दर से। अगला है, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया किस पर लागू होता है। बैंक, निदेशक, ग्राहक, कर्मचारी या फिर किसान। तो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया किस पर लागू होता है। तो ये बैंक निदेशक पर लागू होता है। किस पर? तो याद रखेंगे फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया किस पर लागू होता है। तो बैंक निदेशक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई की इंटीग्रेटेड अम्बुड्समैन स्कीम में शिकायत दर्ज करने की समय सीमा सामान्यतः कितनी है। 15 दिन, 30 दिन, 1 वर्ष के भीतर या फिर 3 वर्ष। तो आरबीआई की इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम में शिकायत दर्ज करने की समय सीमा सामान्यतः कितनी है। तो याद रखेंगे 1 वर्ष के भीतर। कितनी है? तो 1 वर्ष के भीतर। अगला है, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, जिसको आप कहेंगे ईवीएलआर का उदाहरण है। सीआरआर, रेपो रेट, एसएलआर या फिर बैंक रेट। तो एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट ईवीएलआर का उदाहरण है। क्या हो जाएगा? तो रेपो रेट होगा। क्या होगा? तो रेपो रेट होगा, जरूर याद रखेंगे। यदि एनपीए बढ़ते हैं तो बैंक की कौन सी स्थिति प्रभावित होती है। पूंजी पर्याप्तता, विदेशी व्यापार, कर दर या फिर जीडीपी। तो यदि एनपीए बढ़ते हैं क्या होगा। तो यदि एनपीए बढ़ते हैं तो बैंक की कौन सी स्थिति प्रभावित होती है। क्या हो जाएगा? तो पूंजी पर्याप्तता होगा। यदि एनपीए बढ़ते हैं तो बैंक की कौन सी स्थिति प्रभावित होती है। एक प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कमेंट बॉक्स के लिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए
कि एनपीए क्या है। देखते हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ते होंगे तो निश्चित ही पता होगा। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का उद्देश्य क्या है? दीर्घकालीन निवेश, 30 दिनों की तरलता सुनिश्चित करना, कर भुगतान या फिर शेयर बाजार। तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो पूछा गया है तो राइट आंसर होगा 30 दिनों की तरलता सुनिश्चित करना। क्या होगा? तो 30 दिनों की तरलता सुनिश्चित करना। आरबीआई की क्या पूछा गया है? तो कॉन्टिजेंसी फंड किस लिए है? बोनस वितरण, अप्रत्याशित वित्तीय जोखिम, वेतन भुगतान, कृषि ऋण। तो राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित वित्तीय जोखिम होगा। अगला है मार्केट रेपो और पॉलिसी रेपो में मुख्यतः अंतर क्या है? मार्केट रेपो बाजार दर पर होता है, पॉलिसी रेपो स्थिर नहीं है, मार्केट रेपो सरकार तय करती है, कोई अंतर नहीं है। मार्केट रेपो और पॉलिसी रेपो में अंतर क्या है पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तो मार्केट रेपो और पॉलिसी रेपो में मुख्यतः अंतर क्या है? क्या हो जाएगा? तो मार्केट रेपो बाजार दर पर होता है। क्या? तो मार्केट रेपो बाजार दर पर होता है। अगला है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का उद्देश्य क्या है? घरेलू ऋण, दो देशों के बीच मुद्रा विनिमय सुविधा, कर सुधार, बैंक विलय। तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का उद्देश्य क्या है? क्या पूछा गया है? तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का उद्देश्य क्या है? क्या हो जाएगा? तो दो देशों के बीच मुद्रा विनिमय हो जाएगा। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का उद्देश्य क्या है? दो देशों के बीच मुद्रा विनिमय राइट आंसर होगा। अगला है आरबीआई का सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? बीमा, कमजोर बैंक, शेयर बाजार या फिर विदेशी निवेश। तो आरबीआई का सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये कमजोर बैंक से संबंधित है। आरबीआई का सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? तो कमजोर बैंक से संबंधित है। कोर इन्फ्लेशन में क्या शामिल नहीं होता है? खाद्य पदार्थ, ईंधन और भी दोनों या फिर सेवाएं। तो कोर इन्फ्लेशन पूछा गया है। कोर इन्फ्लेशन में क्या शामिल नहीं होता है? तो कोर में ए और बी दोनों सेवाएं शामिल है, जबकि ए और बी दोनों शामिल नहीं होता। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो पूछा गया है आरबीआई रिजर्व रेपो रेट बढ़ाता है तो क्या होगा? बैंक अधिक ऋण देंगे, बैंक आरबीआई में अधिक जमा करेंगे, निवेश बढ़ेगा, मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी। तो यदि आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ाता है तो क्या होगा? यदि आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ाता है तो क्या होगा? बैंक आरबीआई में अधिक जमा करेंगे। यदि आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ाता है तो क्या होगा? बैंक आरबीआई में अधिक जमा करेंगे। अगला है ट्रेजरी बिल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 91 दिन, 182 दिन, 164 दिन या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कैपिटल टू रिस्क एंड वेटेड एसेट रेशियो किससे जुड़ा है? वेसल नॉर्म, फीमा, जीएसटी या फिर सेबी। तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है वेसल नॉर्म्स हो जाएगा। क्या होगा? तो वेसल नॉर्म्स। आरबीआई की बैलेंस शीट में लिएबिलिटी पक्ष में क्या शामिल होता है? विदेशी मुद्रा, नोट जारी, सरकारी प्रतिभूति या फिर सोना। तो आरबीआई की बैलेंस शीट में लिएबिलिटी पक्ष में क्या शामिल होता है? ये नोट जारी हो जाएगा। क्या? तो याद रखेंगे, सही उत्तर होगा नोट जारी। अगला है ऑपरेशन ट्विस्ट का उद्देश्य क्या है? मुद्रा आपूर्ति बढ़ाना, दीर्घकालीन ब्याज दर कम करना, कर घटाना या फिर बैंक विलय। आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब करना है। बहुत ही फायदा मिलेगा यहाँ से। याद रखिएगा, हुबहू प्रश्न बनेगा और बनेगा तो आप निश्चित ही सही करेंगे, इसलिए हमारा भी सपोर्ट करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। ऑपरेशन ट्विस्ट का उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन ट्विस्ट का उद्देश्य पूछा गया मुद्रा आपूर्ति बढ़ाना, दीर्घकालीन ब्याज दर कम करना, कर घटाना, बैंक विलय। तो ऑपरेशन ट्विस्ट का उद्देश्य क्या है? दीर्घकालीन ब्याज दर कम करना। ऑपरेशन ट्विस्ट का उद्देश्य क्या है? तो दीर्घकालीन ब्याज दर कम करना। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कब लागू किया जाता है? लाभ बढ़ने पर, एनपीए और शेयर खराब होने पर, विदेशी निवेश बढ़ने पर, जीडीपी बढ़ने पर। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कब लागू किया जाता है? कब लागू किया जाता है? तो एनपीए और सीआर खराब होने पर। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कब लागू किया जाता है? तो एनपीए और सीआर खराब होने पर। आरबीआई की सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा पीबीटी एलटीडी कहाँ स्थित है? नासिक और देवास, मैसूर और शालबोनी, दिल्ली या फिर पटना। तो आप बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा।
तो राइट आंसर हो जाएगा मैसूर और साल्मोनी, जरूर याद रखेंगे। अगला है नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, जिसको आप कहेंगे एनएसएफआर। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो जिसको आप कहेंगे एनएसएफआर किससे संबंधित है? अल्पकालीन तरलता, दीर्घकालीन स्थिर फंडिंग, कर सुधार, विदेशी निवेश। तो नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो एनएसएफआर किससे संबंधित है? तो नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो एनएसएफआर किससे संबंधित है? तो दीर्घकालीन स्थिर फंडिंग से संबंधित है। किससे? तो नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो एनएसएफआर किससे संबंधित है? तो दीर्घकालीन स्थिर फंडिंग से संबंधित है। आरबीआई का पब्लिक डेब्ट ऑफिस क्या करता है? तो पब्लिक डिपार्टमेंट ऑफिस पूछा गया है। कर वसूली, सरकारी ऋण प्रबंधन, नोट छपाई या फिर बैंक लाइसेंस। तो आरबीआई का पूछा गया है, क्या होगा सही उत्तर? तो आरबीआई पब्लिक डिपार्टमेंट ऑफिस पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? तो सरकारी ऋण प्रबंधन हो जाएगा। क्या? तो सरकारी ऋण प्रबंधन। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जिसको आप कहेंगे एसडीआर। कभी कभी एसडीआर का फुल फॉर्म सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे स्पेशल ड्राइंग राइट्स हो जाएगा। भारत को किस संस्था से प्राप्त होते हैं? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी या फिर डब्ल्यूटीओ। तो स्पेशल ड्राइंग क्या पूछा गया? तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर भारत को किस संस्था से प्राप्त होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आईएमएफ का। क्या हो जाएगा? तो आईएमएफ। मनी मल्टीप्लायर किससे प्रभावित होता है? मनी मल्टीप्लायर किससे प्रभावित होता है? सीआरआर, एसएलआर, नगद अनुपात या फिर उपरोक्त सभी। क्या होगा राइट आंसर? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। मनी मल्टीप्लायर किससे प्रभावित होता है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। आरबीआई का डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट क्या देखता है? शेयर बाजार, नोट और सिक्का प्रबंधन, विदेशी व्यापार या फिर बीमा। तो आरबीआई का डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट क्या देखता है? क्या देखता है? तो नोट और सिक्का प्रबंधन हो जाएगा। आरबीआई का डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट क्या देखता है? तो नोट और सिक्का प्रबंधन। इन्फ्लेशन टारगेटिंग के सिद्धांत पर आधारित है? तो विनिमय दर नियंत्रण, मूल्य स्थिरता, कर सुधार, विदेशी निवेश। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग किस सिद्धांत पर आधारित है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग के सिद्धांत पर आधारित है, तो सही उत्तर हो जाएगा मूल्य स्थिरता। क्या होगा? तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग किस सिद्धांत पर आधारित है? तो मूल्य स्थिरता हो जाएगा। हार्ड मनी का अचानक बाहर निकलना किससे प्रभावित करता है? विनिमय दर, कृषि, शिक्षा या फिर बीमा। तो हार्ड मनी का अचानक बाहर निकलना किससे प्रभावित करेगा? तो ये विनिमय दर को प्रभावित करेगा। किसको? तो विनिमय दर को। आरबीआई का अंतिम उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, मूल्य स्थिरता प्लस विकास, कर बढ़ाना या फिर निर्यात बढ़ाना। आरबीआई का अंतिम उद्देश्य पूछा गया, तो आरबीआई का अंतिम उद्देश्य मूल्य स्थिरता और विकास हो जाएगा। दोस्तों आज हमने केवल 30 प्रश्नों को लिया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो इनको जरूर याद रखना है और एक दो बार देखना है ताकि याद हो जाए। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।